तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी विमुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। नेक्स्ट की यदि बात करें, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन। कहता है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है? डी ऑप्शन। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। पिंड की गतिज ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो के बराबर होता है 1/2 mv²। तथा ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो बी प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके एक रूप की ऊर्जा को दूसरे रूप की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रथम नियम के अंतर्गत 5 कथन हैं कि ऊष्मा, पहला है ऊष्मा तथा कार्य एक दूसरे में परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि किसी ऊष्मागतिकी चक्र जो है चक्र होता है आपको, और तीसरा है जैसे देखिए फाई सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा फाई सिग्मा वर्क। अब ऊष्मागतिकी प्रोसेस के लिए जो है ये क्यू बराबर होगा टी प्लस जो है ये। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डी बराबर हो जाता है 0। ठीक है, और पीपीएम कथन के लिए पीएमएम जो है ये -1 बनाना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट 45 है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वस्तु जो है गतिशील है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है। अतः धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश ये होगा g/6। ठीक, तो चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार होगा 60 × 1/6, कितना 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
कहता है कि कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में गलत है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोस एवं द्रवों में यह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में चलती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश जो है गति करता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। कहता सोनार का पूरा नाम क्या है, तो साइट नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ठीक है। और इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट जाती हैं, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहता आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूलकण के महीनों कण द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश काला दिखाई देता। कहता एक घर 1 महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती हैं, तो जूल में यह ऊर्जा कितनी है, तो कितना होता है, देखिए, तो चूँकि 1 यूनिट इकाई यह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, तो 200 यूनिट, तो इतना × 200, इतना × 200 यानी हो जाएगा 7.2 × 10⁸ जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। डाल्टन का सिद्धांत, तो बी ऑप्शन। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के रूप में 2 नियम हैं, परमाणु संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। कहता किसी नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, तो ये रदरफोर्ड। तो देखिए, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला था। कहता है कि त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 13A समूह 3A में 5 तत्व बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम स्थित होते हैं। ये सभी तत्व बोरोन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व त्रिसंयोजक होते हैं। इन सभी तत्वों में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम संभवतः ट्राई हैलाइड बनाते हैं। बोरोन के सभी ट्राई हैलाइड प्रकृति में सहसंयोजी होते हैं। कहता है NaCl एक लवण है जो बनता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक सामान्य लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करने पर बनता है। NaOH + HCl ये बनाता है NaCl + H2O। तो ये जो है अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण एवं जल बनाते हैं। क्षारों का विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कहता कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यह है Cl। तो आवर्त सारणी में जो है आप देखें, यदि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का घटता क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो उपरोक्त में से क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, उपरोक्त में से, ऑप्शन में से। कहता वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो ए फास्फोरस। तो हेनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 में हुआ था और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी। उन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। कहता धावन सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट एक जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे दहावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच के निर्माण के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने या उत्पादन लेवलांस विधि, सॉल्वीय विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में किया जाता है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है और क्रिस्टलीय अवस्था में वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल होता है। वॉशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब चींटी काटती हैं तो यह शरीर में अम्लीय द्रव फॉर्मिक अम्ल प्रवेश करा देती हैं जिससे शरीर में जलन होने लगती है। इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या केलेमाइन का विलयन लगाते हैं। इनका स्वभाव क्षारीय होता है जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है, परंतु जलन और खुजली से आराम मिलता है। कहता है कि कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? पोटेशियम। तो समूह 1A के तत्व ठंडे पानी के साथ जो शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं। समूह 1A के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हैं। ये सभी धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। कहता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य जो कार्बनिक अम्ल है? यह है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल टार्ट्रिक एसिड है। सेब, केला, तरबूज में मैलिक अम्ल तथा इमली में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, बिच्छू चींटी में फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट तथा जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। तो देखिए, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है जो दृढ़ अम्लीय होता है। ठीक है, अम्ल होता है, अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। पेट में पहुँचे भोजन को जठर रस अम्लीय बनाता है। जठर रस में HCl यानी पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। कहता कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा पीतरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करा देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिससे पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो देखिए, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120 mmHg बाय 80 mmHg जो है को सामान्य माना जाता है। रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर की इकाई में मापा जाता है। कहता मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है?
बी ऑप्शन लाल रक्त कणिकाओं में। मानव शरीर में श्वसनवर्धक लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही श्वसनवर्धक होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक होते हैं। ऑक्सीजन उत्क्रमणीय तरीके से बंधन बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु से O2 के अधिकतम 4 अणु जुड़ जाते हैं। कहता मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ए लाल रक्त कोशिका में। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। अतः शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन जो है मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो यह है ए यूरिया और यूरिक अम्ल। तो मानव वृक्क गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन रक्त शोधन करना। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट क्षार अम्ल संतुलन तथा रक्तचाप का नियमन होता है। मानव शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें दायां और बायां वृक्क कहा जाता है। मनुष्य के वृक्क का भार 300 से 350 ग्राम होता है। वृक्क के द्वारा छाने गए जल में सर्वाधिक मूत्र पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट, अतः हमारी आँखों में लेंस का काम। सी ऑप्शन। तो देखिए आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पहुंचती हैं तो अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो ए ऑप्शन कंडरा। तो देखिए कंडरा स्नायु लिगामेंट्स के समकक्ष होती हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ता है, ठीक है, यानी लिगामेंट जो है एक अस्थि को दूसरे अस्थि से। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ए ऑप्शन एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तथा कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह है विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी या B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, खमीर, यीस्ट, ठीक है, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध इसका स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसके स्रोत हैं टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है और हरी सब्जियां। कहता कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो खांसी, जुकाम तथा तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है, जबकि हैजा दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। हैजा रोग का कारक विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है। उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा रोग के प्रमुख लक्षण हैं। कहता है कि एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। 72 का होगा आपको ए। तो देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला रोग है मादा एनाफिलीज। इसके वाहक मच्छर होते हैं। इस रोग से प्रभावित अंग तिल्ली व आरबीसी हैं। फाइलेरिया रोग बेनक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण जो है क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है और जो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। कहता कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किन 2 कोशिकांगों के
अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। 73 का ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादप के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कहता केचुआ जो है कौन कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, तो एनालिडा। तो देखिए केचुआ जो है एनालिडा प्राणी संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। मोलस्का संघ के प्राणी है घोंघा, सिप्पी आदि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका आदि। कहता है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। तो 3 कक्षीय हृदय, उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है जिसमें 2 अलिंद और 1 नीले होता है। मछली मत्स्य में 2 कक्षीय हृदय, 1 अलिंद 1 नीले। इसी प्रकार मगरमच्छ, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय, 2 अलिंद 2 नीले होता है। कहता है कि खाली स्थान में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 76 का सी, मुकुलन। तो देखिए मुकुलन यानी बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में जो है उभार या जो है कलिका निकल जाते हैं जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, जिसे हाइड्रा, यीस्ट आदि कहते हैं। कहता कि किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। 77 का ये, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी इस समूह के पौधों में बीज आवरण रहित होते हैं। इसमें अंडाशय का अभाव होता है। यह पौधा सदाबहार, काष्ठीय तथा लंबा होता है। ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं जिनमें रंध्र पत्ती में धंसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की परत चढ़ी होती है। कहता कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। 78 का ए, रेडवुड। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। रेडवुड की खोज 2006 में हुई थी। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 115.85 मीटर है। चीड़ एक संपुष्पक अनावृत पौधा है। इसका जो वृक्ष पिरामिड के रूप में होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। फर वृक्ष दावेदार का सहचरी है तथा यह सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है। 79 है कि फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती है पुंकेसर, स्टिकेसर। फूल के पुंकेसर, ठीक है, स्टेमन्स एंड स्टिकेसर पिस्टिल भाग में जनन कोशिकाएं होती है। नर युग्मक फूलों के परागकोशों पर छोटे परागकणों के अंदर पाए जाते हैं। मादा युग्मक एक फूल के बीजांड में पाए जाते हैं। परागकण वह प्रक्रिया है जो नर और मादा युग्मकों को एक साथ लाती है। तथा फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करते हैं। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया। इस संश्लिष्ट उत्पाद को काइनेटिन कहा। साइटोकाइनिन के पौधों के भीतर यह प्रमुख कार्य बीज अंकुरण को प्रेरित करना, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर